नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रशिया दौरा कुछ दिन पहले खत्म हो चुका है, लेकिन अमेरिका अभी भी उस चीज़ को लेकर ओवरकम नहीं किया है और अभी भी वो इंडिया रशिया के टाइज को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाखुश है। इनफैक्ट कल भी अगर आप देखें तो यूएसए के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सलिवन साहब, उन्होंने यहाँ पर कहा इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू अबैंडन इट्स रिलेशनशिप विद रशिया। और उसके पहले भी पिछले 10-12 दिनों में हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ देख चुके हैं जिसके माध्यम से यूएसए बेसिकली इंडिया को डिस्करेज करना चाहता है कि किसी भी तरीके से भारत जो है वो रशिया से दूर जाना शुरू कर दे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि अमेरिका के द्वारा इंडिया की कुछ कंपनीज और इंडिया के कुछ नेशनल्स के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया। यहाँ तक कि जो यूएसए के एनवॉय हैं एरिक गारसेटी, जो कि भारत में यूएसए के एम्बेसडर हैं, उन्होंने ये तक बोल दिया कि इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी ही नहीं चाहिए, इंडिया जो है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का गलत इस्तेमाल कर रहा है वगैरह वगैरह। और अब दोस्तों एक बार फिर से अमेरिका भारत को टारगेट पे ले रहा है एक इनडायरेक्ट तरीके से। अमेरिका के एक एक्सपर्ट हैं जो कि पहले यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के एडवाइजर रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा कि ब्रह्मोस की जो मिसाइल है, जो कि हम सभी जानते हैं इंडिया रशिया की कोलैबोरेशन से बनी हुई मिसाइल है, ये जो मिसाइल है वंडरफुल तो है, यानी कि अच्छी तो है, लेकिन ये मिसाइल एक यूजलेस मिसाइल है। इन्होंने ब्रह्मोस में यहाँ पे खामियां निकालनी शुरू करी हैं। इन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस के अंदर C4ISR कैपेबिलिटी नहीं है और इसीलिए इवन दो ये मिसाइल बहुत अच्छी है, बहुत वंडरफुल है, लेकिन ये मिसाइल फिलीपींस के लिए उतनी ज़्यादा कामयाब नहीं साबित होने वाली। फिलीपींस इसलिए आ जाता है पिक्चर में बिकॉज आज से कुछ ही महीने पहले आपको मालूम होगा इंडिया के द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस का जो पहला बैच है वो डिलीवर किया गया था। ये बहुत बड़ी डिफेंस डील थी जो कि इंडिया और फिलीपींस ने आज से 2 साल पहले साइन करी थी और उसकी जो डिलीवरी है वो रिसेंटली स्टार्ट हुई है। एंड अब अमेरिका यहाँ पे इस तरीके से इंडिया रशिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में। ऑल्सो इंडिया के उसी नेवल ऑफिसर ने जिसने कि ब्रह्मोस की इस कैपेबिलिटी को डेवलप किया था, उसने भी यहाँ पे जवाब दिया है। वो जवाब क्या है वो भी समझने का प्रयास करेंगे एंड बाकी इस चीज़ के मायने क्या है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स करोलबाग में, मुखर्जी नगर में एंड इवन अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज, साथ में आपके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ एंड साथ में उसमें करंट अफेयर्स कवरेज, सीसैट, एसे राइटिंग जैसी सारी क्लासेस अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट करिए या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी से जुड़ा फ्री स्टडी मटेरियल अवेल करवाना है तो आप लोग अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर आपको ये सारा का सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवाया गया है। ऑल राइट, सो वेरी ब्रीफली आपको बता दूं, आज से 2 साल पहले आई थिंक 2022 जनवरी महीने के आसपास की बात है, तो बहुत ही बड़ी डिफेंस डील साइन करी गई थी जो कि उस समय तक की भारत की लार्जेस्ट डिफेंस डील थी। $450 मिलियन में हमने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को डिलीवर करने की डील को साइन किया था। एंड ये जो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल हमने रिसेंटली डिलीवरी करने भी स्टार्ट कर दी थी। अप्रैल 20, 2024 आप देखिए इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस टू दी फिलीपींस। नाउ ये इवन दो एक बहुत बड़ी डिफेंस डील थी भारत के लिए, इसके इकोनॉमिक फ़ायदे बहुत थे, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट मानी जा रही थी बिकॉज इस डील के माध्यम से बेसिकली एक तरीके से इंडिया इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी बहुत बड़ी प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर रहा था। पर्टिकुलरली साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ हम लोग एक स्ट्रेटेजिक एंट्री भी कर रहे थे। लेकिन आज सडनली जैसे ही हमने ये अभी पहला जो इसका बैच है डिलीवर करवाया है, यूएसए के थिंक टैंक में एक काम करने वाले सीनियर फेलो हैं, कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के नाम से ये थिंक टैंक है, वहाँ पर काम करने वाले जो सीनियर फेलो जिनका नाम है एशली टेलिस, जो कि पहले यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के एडवाइजर रह चुके हैं, ये बहुत ही बड़ा ओहदा होता है। इन्होंने कहा कि इवन दो ब्रह्मोस एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है टू द फिलीपीन सिक्योरिटी, लेकिन इसमें C4ISR की क्षमता नहीं है। यहाँ पर C4ISR किसे कहा जाता है? यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो बेसिकली C4ISR जो एक एब्रीविएशन है उसको यूज करता है फॉर कमांड
कंट्रोल कम्युनिकेशंस कंप्यूटर्स फॉर इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकनेसेंस। तो उन्होंने कहा कि ये वाली जो क्षमताएं हैं ये ब्रह्मोस की मिसाइल के अंदर अवेलेबल नहीं है। इन्होंने फर्दर अपनी बात को रखते हुए ये भी कहा कि ब्रह्मोस वैसे बहुत अच्छी मिसाइल है इन द सेंस कि ब्रह्मोस का एक बहुत अच्छा मस्कुलर सिस्टम है, यानी कि उसके अंदर वेपन्स वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जो C4ISR है जो कि किसी भी मिसाइल का नर्वस सिस्टम होता है वो उतना ज़्यादा सशक्त नहीं है, वो उतना ज़्यादा सक्षम नहीं है कि वो उसके अंदर जो मस्कुलर सिस्टम बना हुआ है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। ये यहाँ पे आइडिया है जो कि इनके द्वारा सामने पेश किया गया है। एंड इसी के चलते इन्होंने एक कंक्लूजन निकाल दिया कि मिसाइल बहुत अच्छी है लेकिन मिसाइल यूजलेस है, क्योंकि ये जो मिसाइल है फिलीपींस उतनी इफेक्टिवली चाइना के खिलाफ कभी इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा ना। इसका जवाब क्या दिया गया है? इंडिया के नेवी ऑफिशियल कमांडर मिस्टर मिलिंद कुलश्रेष्ठा जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने इंडियन नेवी के लिए इस ब्रह्मोस मिसाइल की इंटीग्रेशन वाले सिस्टम को तैयार किया था। इन्होंने यहां पर कहा कि देखिए इंडियन नेवी के पास खुद का C4I सिस्टम अवेलेबल है। C4I सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स फॉर इंटेलिजेंस। केवल यहाँ तक का सिस्टम इंडियन नेवी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर हम लोग ब्रह्मोस को इसी C4I सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो ब्रह्मोस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको सिग्निफिकेंटली एनहांस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन्होंने साथ में ये भी कहा कि चलिए मान लेते हैं C4I सिस्टम अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि ब्रह्मोस की जो मिसाइल है इसको आप केवल सरफेस टू एयर वाले वर्जन में नहीं बल्कि आप सरफेस टू सरफेस वाले वर्जन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड विदाउट द फैक्ट कि इसमें C4I सिस्टम नहीं है, आप इसको एक स्टैंड अलोन मोड में भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उस मोड में भी ये एक डेडली मिसाइल सिस्टम, बहुत ही इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम बन जाती है। एंड अगर आप इसको कोलैबोरेट करते हैं C4I सिस्टम के साथ जो कि अगर उनकी नेवी के पास अवेलेबल हो तो उस केस में तो डेफिनेटली ब्रह्मोस एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर देता है। तो कहने का जो मायने है वो बड़े सिंपल है कि ब्रह्मोस दोनों ही तरीकों से काम कर सकती है। अगर आपकी नेवी के पास वो सिस्टम्स अवेलेबल हैं उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, अगर वो सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है तो स्टैंड अलोन मोड में भी यानी कि अकेले भी सरफेस टू सरफेस मोड में भी ये मिसाइल बहुत ही शानदार तरीके से काम कर सकती है। खैर, ये तो हुआ इस चीज़ का टेक्निकल एस्पेक्ट, लेकिन अगर हम जियोपॉलिटिकली देखें, टेक्निकली देखा जाए तो अमेरिका इस चीज़ को लेकर खुश होना चाहिए कि चाइना को साउथ चाइना सी में निशाने पे लेने के लिए भारत ने फिलीपींस को हथियार दिए हैं, जो कि एक तरीके से चाइना के खिलाफ ही काम कर रहा है। लेकिन फिर अमेरिका इस चीज़ को लेकर नाखुश क्यों है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली मोदी जी की जो यहाँ पे दौरा हुआ है, मोदी जी का जो रशिया को दौरा हुआ है उस चीज़ को लेकर नाखुश। हम सभी जानते हैं दौरा शुरू होने से पहले ही कई सारे स्टेटमेंट्स, कई सारी टिप्पणियाँ अमेरिका के द्वारा करी जाने लग चुकी थी। उसके बाद अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं उनकी बातें सुन के तो लगता है कि वो तो कुछ ज़्यादा ही नाखुश हैं कि ये जो दौरा है क्यों हो गया। इस चीज़ से भी नाखुश हैं कि इंडिया आखिरकार रशिया के साथ अपनी रिलेशनशिप को इतनी शानदार मेंटेन कैसे कर पाता है, जबकि पूरी दुनिया रशिया को बॉयकॉट कर रही है लेकिन इंडिया जो है वो अभी भी रशिया के साथ खड़ा हुआ है। और इसीलिए इन्होंने पहले धमकी दी कि हम लोग आपके खिलाफ जो है सैंक्शंस लगाएंगे। इन्होंने बल्कि सैंक्शंस लगाए भी कुछ, और इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि कोई भी युद्ध इंडिया से दूर नहीं है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और यूएसए का जो रिलेशनशिप है वो इंडिया को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सारी की सारी बातें इनके द्वारा कही गई। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से समझ आता है कि यूएसए जो है वो इंडिया रशिया रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा नाखुश है, बहुत कंसर्न्ड है। खैर, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिवली बात करें, आई थिंक जो फिलीपींस ने ब्रह्मोस को एक्वायर किया है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। इतना ही नहीं दोस्तों, फिलीपींस जो है ब्रह्मोस को लेकर एक स्पेशल बेस भी तैयार कर रहा है। इन्होंने ऐलान किया था, पिछले महीने की ही बात है, कि हम लोग पहला ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल बेस बना रहे हैं जो कि साउथ चाइना सी की तरफ जिसका चेहरा होगा। एंड ये सैटेलाइट की इमेजेस भी सामने आई थी। और वहाँ पर अगर आप लोग ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी की बात करें तो देखिए फिलीपींस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाइना के साथ, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ये वाला एरिया जिसका नाम है स्कारबोरो शोल। अब ये जो स्कारबोरो शोल है ये एक स्टैटिक एरिया है, मतलब कि ये इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, एग्जैक्टली पता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर किसी भी तरीके से चाइना यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करता है तो फिलीपींस बड़ी आसानी से स्कारबोरो शोल को निशाने पे ले सकता है और चाइना की जो मिलिट्री है उसको यहाँ पे पीछे धकेल सकता है। सो
अगर ये कैपेबिलिटी की जिसकी बात हो रही है वो कैपेबिलिटी नहीं भी है, उस केस में भी यहाँ पर ब्रह्मोस कार्बोरोशोल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही शानदार वेपन बन जाता है। तो जो भी बातें यहाँ पर कही गई हैं वो बातें ब्रह्मोस के लिए असल में काम करेंगी ही नहीं, बिकॉज जो इनका टारगेट है वो स्कारबोरोशोल है, और स्कारबोरोशोल हम सभी जानते हैं एक स्टेशनरी टारगेट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम सबको मालूम ही है। तो जो भी इनका टारगेट था कि हमें चाइनीज़ मिलिट्री को नहीं आने देना, वो तो एनीवेज यहाँ पे अचीव हो ही रहा है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड